नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट से और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो यहां पर ब्लिंक हो रहा है आपको एड्रेस। इसके बाद ही जो आपका इंस्टा का पेज है हमारा उसको भी आप जरूर फॉलो कर ले। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे आज के आर्टिकल्स को देखने जा रहे हैं। तो एमआरएनए वैक्सीन की बात करेंगे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। आप देखेंगे कि हमेशा जो है उसका फेवरेट, चाहे आप क्रिस्पर कास9 की बात कर लें, है ना, चाहे उसने टीआरएनए के बारे में पूछा है, एमआरएनए, तो ये मैसेंजर आरएनए है। जैसे ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका टीआरएनए होता है, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये उसी से रिलेटेड है ना। जब से कोविड का टाइम आया है तो हमने कई बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी है, इसको डिस्कस भी किया है। तो एमआरएनए जो वैक्सीन है उसके बारे में यहां पर रखा गया है। ये जो पहला आर्टिकल है थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप, साइंस एंड टेक का ये आपका डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है G7 समिट की बात करेंगे हम लोग, है ना। G7, G20 ये आप लोग सुनते होंगे। ये वर्ल्ड की जो G7 है आपकी कंट्रीज, उसके अंतर्गत वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो उसमें शामिल है। तो आपको समझ में आ रहा है ग्लोबल 7 मतलब ये सब आपकी लिबरल और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसमें इमर्जिंग जो है आपकी इकोनॉमीज जैसे इंडिया है, चाइना है, वो नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि इसकी जो आपकी रेलेवेंसी है ना, वो खत्म होती जा रही है। और G20 को देखेंगे तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट, G20 को एक पूरे विश्व में आप लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अहम जो है आपकी इकोनॉमिक एक क्या है, इकाई है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज होती हैं उससे संदर्भित जो आपके डिसीजन वगैरह लेते हैं, तो G20 को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखेंगे G7 समिट हुई है अभी जर्मनी में, सेकंड पेपर में रख सकते हैं इसको आप। तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन, इसको भी हमने पहले ही कवर किया है, ठीक है ना। ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करना, तो एक तरीके से रिन्यूएबल जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उसका स्रोत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम जो एनवायरमेंट पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको भी सुधार सकेंगे और फिर इसको एक्सपोर्ट करके जो मार्केट की जो आपकी एक कैपेबिलिटी, क्षमता है, उसका भी हम दोहन कर सकते हैं, उससे हम अर्जन भी कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। वीपीएन सर्विस की बात करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अभी इसके बारे में कुछ जो है नए रूल्स निकाले गए हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो बोला गया है उसके कारण जो है ये न्यूज में है, आप लोगों ने देखा होगा। वर्चुअल जो आपका ये आपका नेटवर्क है ना, इसको प्रदान करने वाले कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग। तो इसके बारे में बोला गया कि इसके बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करिए। तो बहुत सारी जो संस्थाएं, जो फर्म वगैरह हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो बोल रही भैया हमारा तो प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर इसको रखा गया है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट होता है ना। अब इसको आप साइबर सिक्योरिटी में जोड़ के एक तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन इस पे फुल क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा वीपीएन पे, ठीक है। लेकिन हमको जो है इसके बारे में बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा हमको जो साइंस टेक के जो भी टॉपिक है हमारे, उसको बिल्कुल सिंपल जो है फॉर्म में पढ़ना चाहिए हमको, ठीक है ना। अब उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में क्या उसका यूज हो रहा है, जैसे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में पूछ लिया है ना कि भैया ये जो आपका मिशन है, जो मंगल मिशन या किसी मिशन के बारे में उन्होंने जीएस पेपर 1 में पूछ लिया था, जो हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, है ना। तो उसका क्या रीजन है, वहां पर क्यों गए, वो खोज क्यों हो रही है, तो उस एंगल से हमको देखना है उसको,
ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड पेपर का साइंस एंड टेक का पार्ट है। इसके बाद आईआईपी के बारे में चर्चा की गई है। ये हमने कई बार जो है आपका चर्चा भी किया है। इकोनॉमिक्स में ये सब इंडेक्स इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रख दिया है ना, माइनिंग सेक्टर रख दिया, अब 2-3 ऐसे डोमेन बना के, और हमने अपने औद्योगिक विकास के लिए ही तो इसको बनाया कि भैया हमको वहां से डेटा तो मिले कि यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, किस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो उस डेटा के लिए जो है, उस विश्लेषण के लिए इसको बनाया जाता है, और ये हमको एक तरीके से डेटा प्रोवाइड करता है। तो इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तो पहला जो आपका टॉपिक है इसको डिटेल में देखते हैं। तो अभी जो पुणे का जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स है ना, उसमें ये डेवलप किया गया है कौन सा टीका, mRNA कोविड-19 का टीका है ये। इसको अब जो है आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जो भी आपके लोग 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के। ये तो हो गया आपका कंटेक्स्ट, ठीक है। ये याद रखिए किसने डेवलप किया है, ये स्टेट पीसेस वगैरह पूछ सकते हैं। इसके बाद की पॉइंट्स क्या है, तो सीधी बात है, अब इसको अप्रूव कौन करेगा, तो ये हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वही तो अप्रूव करेंगे ना। उन्होंने 2 डोज जो है इसके, उसके लिए अप्रूवल दिया है, ठीक। अब आपको पता होगा कि जो mRNA होता है, इसमें सबसे ज्यादा mRNA वाली जो वैक्सीन होती है, इसमें सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि इसको स्टोर करने के लिए जो है बहुत ज्यादा निम्न ताप की आवश्यकता होती है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर। लेकिन जो ये वैक्सीन है ये स्टेबल है, आपकी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी रखा जा सकता है। अब अगर बहुत ज्यादा निम्न ताप की आवश्यकता होगी तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज उनके लिए तो वाइबल नहीं रहेगा, ये व्यवहार नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है इस वैक्सीन को ऐसे डेवलप किया गया है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भी इसको भंडारण किया जा सकता है, ठीक है। अब mRNA टीके के बारे में बता रहे हैं। तो सीधी बात है, ये करती क्या है, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको। एक तरीके से संदेश देगी, ये जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको ये समझाती है, उसको ये जो है फील कराती है, उसको ये पढ़ाती है, जो टीचर्स लिखा गया है तो उसको ये सेंस कराती है कि वो जो है आपका प्रोटीन बना सके। और कैसा प्रोटीन, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाए और वहां पर रिस्पॉन्स करे हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो मतलब ये जो प्रोटीन निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगी, वो जो प्रोटीन निर्माण होगा वो मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारे रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो mRNA होता है ना, ठीक है, ये करता क्या है, इसेंशियली नाम से ये इसीलिए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये जो है इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है ना। इसका जो मैसेंजर आरएनए का कार्य है, ये डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए जो है आपके क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है, उसको जो है एक्टिवेट करने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए, एक तरीके से उसको संदेश देता है कि भैया ऐसा करो, तब तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा, सशक्त करेगा। उस तरीके का जो प्रोटीन होगा, है ना, जैसे वायरस है, अब उस वायरस के इंफेक्शन को खत्म करने के लिए हम उसकी ही जो है एक तरीके से प्रोटीन निर्माण करते हैं। उसके संदर्भ में क्या करते हैं, टीके के माध्यम से क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि 0 हो गया हमारा जो भी इम्यूनिटी था। उसका कारण यही होता है कि जो वायरस होता है उसी को हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एम्बेडेड करते हैं, संपृक्त करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर ये इसको क्या बताएगा जाके, इसका जो mRNA का कार्य है वो डीएनए को सक्रिय होने के लिए उसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है एक तरीके से, है ना। अब ये जो है mRNA जो है वो यूज किया जाता है किस लिए, कि जो भी प्रोटीन है आपका, है ना, उसको बिल्ड करने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण में ये आपका सहायता करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको जो है सिंथेटिक जो है एडिशन भी रेडी करते हैं वैज्ञानिक जो है आपका, है ना, सिंथेटिक वर्जन भी इसका जो है प्रोड्यूस करते हैं। mRNA वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बताइए जरा। तो सीधी बात है कि जो वायरस होता है उसका जो आपका कम्युनिकेबल या संक्रामक प्रोटीन है, उसको बिल्ड करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसको डिलीवर किया जाता है किसी भी ह्यूमन को, तो ह्यूमन बॉडी में जाएगा, और वो जो है mRNA की बात कर रहे हैं, वो उस ह्यूमन बॉडी में जाएगा और फिर वो सेल्स को रीड करके वहां पर इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया वायरल प्रोटीन जो है आपका वो बिल्ड करना है, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देगा। तब जो है वहां पर वो बिल्ड हो जाएगा और प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी सशक्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है फिर इस तरीके के जो वायरल प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में। अगर कोई चीज, नई चीज इंजेक्ट कराई जा रही तो सबसे पहले वो जब तक सेंस नहीं करेगा उसको अडेप्ट नहीं करेगा, तो वही काम ये कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से फिर जब ये वायरल प्रोटीन का पता लग जाता है ना, वो डिटेक्ट कर लेता है, तो फिर वो जो है आपका वहां पर हमारी जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स सिस्टम है बॉडी का वो जनरेट हो जाता है और वो फिर एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना चालू कर देता है, ठीक है।
अब ये जो प्रोटीन होते हैं आपके सॉलिटरी होते हैं एक तरीके से, तो ये जो है अपने खुद की जो है वो फोटोकॉपी करने में जो है सक्षम नहीं है। कुल मिला के ऐसा समझिएगा कि ये प्रतिलिपि निर्माण में सक्षम नहीं होते, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस बोलते हैं कि फैलता है कहीं पर, तो एक तरीके से वो अपनी ही प्रतिलिपि का निर्माण करता है, ठीक है। अब इस तरीके के जो वैक्सीन वगैरह होगी तो इससे जो है इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाएगा हमारा, और जो गंभीर बीमारियां हैं उससे हमारा बचाव होगा, है ना। जो भी संक्रामक या पैंडेमिक जैसे कोविड-19 वगैरह, तो इससे बचाव भी होगा, है ना। तो यही सब यहाँ पर बताया गया। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको सिर्फ रीडिंग मारना है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखने की जरूरत है mRNA क्या होता है, क्या करता है, tRNA जो है वो क्या करता है ना। मॉलिक्यूलर जो सीडर है आपका CRISPR-Cas9 वो क्या करता है आपको, है ना। ये सब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट क्या होता है ना, वो जो ये सब देखना है। यामानाका जीन क्या होता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि यामानाका जीन क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है G7 समिट के बारे में बताया जा रहा है। तो 48 नंबर की ये जो समिट है कंक्लूड की गई है जर्मनी में। ये अब इसमें जो है आपकी ग्रुप ऑफ 7 है, G7 का मतलब इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है आपका, और यूनाइटेड स्टेट्स है। अब कई सारी सरकारें, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम, ठीक है। अब इसमें जो एडिशनल एक आपके नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है तो यूरोपियन यूनियन भी। कुल मिला के ये वेस्टर्न कंट्रीज ही आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो विकसित देश हैं आपके। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो IMF की एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं IMF के अंतर्गत जो है, या वैसे भी ले सकते हैं विश्व की सबसे जो है उन्नत अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है, और एक उदारवादी जो लोकतांत्रिक देश वो इसमें शामिल है। नॉर्मल सी इसके फीचर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझिएगा कि ये जो ग्रुप है ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया गया था, किस लिए, कि भैया प्लूरलिज्म को बढ़ावा देंगे और उसके अंतर्गत शेयर्ड वैल्यूज को वहां पर हम स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। और किसको, प्रतिनिधि सरकार। ये देखिए बहुलवादी या जो बहुलवाद है, प्लूरलिज्म का मतलब वही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि कोई फोरम है तो ऐसा नहीं कि केवल जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई तो वहां पर अंडर डेवलपिंग और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को वो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, उन पर ऋणात्मक प्रभाव डाल रहे हो। तो बोल रहे भैया कि प्लूरलिज्म और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उनकी जो शेयर्ड वैल्यूज है उस हिसाब से जो है हम इसको ऑर्गेनाइज किए हैं, इस ग्रुप को, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ ठीक है ना, जब इसको जो है आधिकारिक तौर पर ऐसा बोला जाता है। अब 2020 तक अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो कलेक्टिव, अगर इस पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली लिया जाए तो जो टोटल ग्लोबल नेट वेल्थ है उसका 50% को रिप्रेजेंट करता है ना। ग्लोबल GDP की बात करें तो उसमें 32% से 46% तक का इसका रिप्रेजेंटेशन है, और पॉपुलेशन की बात करें तो 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, केवल 10%, ठीक है। अब ये समझिएगा कि जैसे ये जितनी भी हैं उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, और वैश्विक शक्तियां भी हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो सदस्य वगैरह हैं वो एक तरीके से आपस में समन्वय सहयोग बनाए रखते हैं पारस्परिक रूप से, चाहे वो राजनीतिक आयाम हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कानूनी हो, पर्यावरण हो, सैन्य हो, धार्मिक हो, है ना, कल्चरल हो या डिप्लोमेटिक है, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है जर्मनी ने जो है यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता के बाद से इसकी जो है अध्यक्षता संभाल ली है 2022 से। नॉर्मल सा टॉपिक है, हाईलाइट्स देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं G7 समिट की। तो अभी जो अनाउंस किया गया यहाँ पर वो क्या अनाउंस किया गया है कि कलेक्टिवली जो है अब दोहन करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे हम 2027 तक, 2027 तक के लिए, है ना, 2027 तक के लिए 600 बिलियन जो डॉलर है उसको हम इकट्ठा करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। किस लिए, ताकि जो पार्टनरशिप है, किस लिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पर हम इसका यूज कर सके, क्योंकि वो एक गेम चेंजर के रूप में जो है वहां से उभर सकता है, ठीक है ना। जो वैश्विक बुनियादी ढांचे को क्या कर सकता है, सशक्त कर सकता है, और इसको जो है एक तरीके से गेम चेंजिंग और ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसको गेम चेंजर माना ही जा सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में जो आपका एक तरीके से रिसेशन है या जो नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है उससे हम कहीं ना कहीं पार पा सकते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर किसके लिए साबित होंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए भी। तो कुल मिला के यहाँ पर इतनी फंडिंग वगैरह जो है जुटाने की घोषणा की है इन्होंने, ताकि वैश्विक बुनियादी ढांचे को और ज्यादा है जो सशक्त किया जा सके। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, है ना। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ जो आपका कैंपेन है उस पर
उनको उसने उन्होंने जो है उसको हाईलाइट किया है और उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी जीवन शैली है उसको पर्यावरण के अनुकूल बनाकर हम उसको क्या करें, प्रोत्साहन करें इस तरीके के विचार को कि जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इसके बाद जो रशिया यूक्रेन का आपका क्या है क्राइसिस है, उससे जो एनर्जी के प्राइसेस है वो रिकॉर्ड हाई है। अभी तो ये भी बोल रहे हैं कि जो आपका $120 चल रहा है अभी पर बैरल जो आपका क्रूड ऑयल है वो आपका जाना चाहिए 380 तक, ऐसी भी बातें आ रही हैं, है ना। कई सारे सैंक्शंस और कई सारी चीजें हैं अभी जो लगातार जो है यहाँ पर रन हो रही हैं हमारे विश्व में। तो ये जो आपका क्राइसिस हुआ इसके कारण जो ऊर्जा की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई। अब अगर बहुत ज्यादा हाई हो गई वो, तो क्या बोला गया है वहां पर कि भैया हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि जो अमीर और गरीब देश की आबादी है उसके बीच में जो एनर्जी की एनवायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, उनमें भी समता समानता स्थापित की जाए। ऐसा नहीं कि अमीर देश के जो व्यक्ति उनको ज्यादा आवश्यकता है ऊर्जा की, गरीब देश के जो व्यक्ति हैं उनको कम है। तो यहां पर भी समता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, समानता स्थापित किया जाना चाहिए। ऊर्जा वितरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भैया ये जो आपका क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन का जो शत्रुता है, उसको तत्काल प्रभाव से खत्म करना चाहिए और वहां पर एक जो दूसरा रास्ता बातचीत का या जो आपका डिप्लोमेटिक लेवल पे जाके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उस संकल्प पर पहुंचने की आवश्यकता है। इससे पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है, इसलिए इस तरीके से इसको खत्म करिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या है G7 में? तो सबसे पहले ये जो है कंटेम्प्रेरी टाइम पे आप देखेंगे तो ये जब आपका इस्टेब्लिश किया गया था, इसको जब इसे स्थापित किया गया था, तो जो ग्लोबल जीडीपी था उसका ये 2/3 को रिप्रेजेंट करता था, है ना। लेकिन अब ये जो है अब अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जो आपका PPP बेसिस की बात करें अगर हम, तो 1/3 को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और अगर नॉमिनल बेसिस की बात करें, है ना, बेस ईयर वगैरह जो आप लोग देखते होंगे, तो 50% वहां पर जो है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो है आपका कम है। इसके बाद इसमें केवल उभरती हुई जो आपकी उन्नत अर्थव्यवस्था है वो इसमें शामिल है, लेकिन एमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे आपका भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, मैक्सिको है, रशिया, टर्की, ये सब जो है आपके हिस्सा नहीं है G7 की, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि जब 2007-8 का क्राइसिस होता है ना, या एशियन टाइगर क्राइसिस भी होता है, तो ये जो G7 है ये जो है वहां पर उसको जो है खत्म नहीं कर पाती, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाती। तो इसके रेलेवेंट पे इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह वहां से लगता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे G20 जो है मोर रिप्रेजेंटेटिव है G7 से, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लोबल इश्यूज को टैकल ना कर पाने के कारण G7 की जो आपकी रेलेवेंसी है वो कम हुई है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, है ना, वेस्ट एशियन क्राइसिस हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि G7 जो है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो CO2 जो आपका कार्बन एमिशन है उसमें अपना जो योगदान देता है 59% देता है। और अभी भी जो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट, जो फेज मैनर में चरणबद्ध तरीके से उसको खत्म करना है धीरे धीरे, तो वहां पर भी कोई आपकी दिखने वाली प्रोग्रेस नहीं दिख रही है वहां पर। कोई भी प्रोग्रेस जो है किस तरीके से वहां पर नए आयामों को या क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं ताकि जो वहां पर हम उन्नति कर सके, तो इस तरीके का कोई भी विजुअल प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है G7 कंट्रीज में, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो जो अफ्रीकन कंटिनेंट से यहां पर कंपैरिजन करके बताया गया है कि जो CO2 का एमिशन G7 कंट्रीज के द्वारा किया जाता है वो लगभग डबल है। किसके कंपैरिजन में? पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट को ले ले तो उससे भी डबल ये अकेली जो है G7 कंट्रीज जो है एमिट करती हैं कार्बन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि टेररिज्म के मुद्दे पे देखेंगे तो कई सारे जो आईसिस जो है आपका ISIS जिसको बोलते हैं, तो आपको कई सारे फाइटर्स जो थे आपके इन कंट्रीज से गए थे। इसके बाद जो वेस्ट एशियन क्राइसिस होता है सीरिया में, ठीक है, सीरिया, यमन और इराक में, तो वहां पर कई सारी प्रवासियों की समस्या आई, क्योंकि प्रवासी बेचारे जो माइग्रेट होकर गए ये तो मानवाधिकार के अंतर्गत होते, तो वहां पर बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ। तो ये जो आपके प्रवासियों का मुद्दा था उसको भी ये सुलझा नहीं पाए, है ना। लाखों लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई और ये प्रवासी संकट से भी निपटने में विफल रहे, तो ये इसकी समस्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो व्यापार संघर्ष भी है और उसको बढ़ावा भी मिलता है इस तरीके की जो आपकी G7 देश है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड या जो आपकी डेवलपिंग या
कंट्रीज है ना, जो आपके गरीब देश है, तो उनके बीच में हितों का संघर्ष देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार संघर्षों को बढ़ाता है, जैसे WTO वगैरह में आप देखेंगे, है ना। तो ये हमेशा जो है अपने फायदे के लिए चीजों को देखते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि दो सबसे बड़ी जो आपकी दुनिया की इस दशक में अगर आप देखेंगे हाल के दशकों में, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी या महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है भारत और चीन, तो उसको जो है अभी भी इसकी सदस्यता से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब क्या है वे फॉरवर्ड, तो ये यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, प्लूरलिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म आप बोल सकते हैं इसको, मतलब बहुपक्षवाद। ठीक है, और उभरती हुई जो आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत है, चाइना है, तो इन सबको भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो परमाणु और जैविक हथियारों का प्रसार हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे पैंडेमिक वगैरह, तो सबको जो है आपको सब समस्याओं का समाधान सब लोग आपस में सहयोग और समन्वय स्थापित करके कर सकते हैं, है ना। अब इसमें जो है यहाँ क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट इनटू कंसेक्यूटिव G7 समिट, हैज द टाइम कम टू इंक्लूड इंडिया इनटू G7 ग्रुपिंग टू एड्रेस द इमर्जिंग ग्लोबल इश्यूज। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको लिख के बताइएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करिए आप लोग। जब कमेंट करेंगे तभी तो वो हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, और हमेशा याद रखिएगा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होगा, अवचेतन मस्तिष्क, वो बार बार आपको यही सिखाएगा कि जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, तब लिखेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, आप विश्वास करिए कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि यही तो मजा है सिविल सर्विसेज की तैयारी का, कि हमारा जो सिलेबस होता है वो हमको लगता है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसकी लामबंदी करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हमको उसका सीमांकन करना होता है। और लिखने से क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो दिमाग में नए नए जो मस्तिष्क में विचार उठेंगे, यही तो आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि यूपीएससी का जब आप मेंस दे रहे होंगे, तो वहां पर जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, तो 10 आप मान सकता हूं मैं कि बहुत इंटेलिजेंट होंगे सब लोग, तो 10-12 क्वेश्चन देखे हुए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को वही हमको देखना है। तो कहने का मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड जो कंडीशंस है उसमें हम अपने आप को कैसे संतुलित रूप से प्रेजेंट कर सके, यही खेल है वहां पर सिलेक्शन का, और कुछ नहीं है ना। ये याद करना, चीजों को फैक्ट याद कर लेना, बता देना कि इस टाइम पे ये हुआ था, ये सन है, ये जिला, इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो तो ज्यादा अच्छे से बच्चे याद कर पाते हैं उन चीजों को, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के जरूर बताया करिए, भले ही एक क्वेश्चन लिखिए, धीरे धीरे लिखने की आदत डालिए आप लोग। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी है। यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने यहाँ पर रिलीज की है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया, जुलाई 2022 में इसको रिलीज किया। अब ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि वाटर को जो है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, उसमें जो है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो स्प्लिट किया जाता है ना। H2O आप देख ही रहे, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना, वाटर को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और किसका यूज करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइजर का। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है, इसको पावर कहां से मिलती है, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे विंड है, सोलर है ना, उसके द्वारा। अब ये जो फ्यूल है एक तरीके से गेम चेंजर के रूप में जो है हमारे लिए साबित हो सकता है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है ना। क्योंकि हम अपने ऑयल की जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसमें 85% को आयात करते हैं, गैस की जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसमें हम 53% जो आपकी गैस है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट है ना। हमको पेमेंट जो है डॉलर्स में करनी पड़ेगी, ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, और ट्रेड डेफिसिट, इन सब में जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब की पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पर जो को ऑथर्ड हैं आपके, जिन्होंने इसको पब्लिश किया नीति आयोग के साथ मिलके, तो वो आपके रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, ये एनवायरमेंटलिस्ट थिंक टैंक है, जो बेस्ड है आपका यूएसए, जो आपका कोलोराडो में है ना, कोलोराडो में है। अब इसके बाद ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हरित हाइड्रोजन को अर्थव्यवस्था में प्रयोग करके हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का जो है वहां पर दोहन किया जा सकता है। उसके लिए जो है यहाँ पर चीजें बताई जा रही है कि 2070 तक भारत को अपना जो लक्ष्य प्राप्त करना है, नेट जीरो जो एमिशन का हमारा लक्ष्य, नेट जीरो उत्सर्जन का, तो उसको प्राप्त करने में, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में ये एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर के रूप में निर्णायक जो है आपका साबित हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर हाईलाइट किया गया है कि जो हाइड्रोजन का अगर यूज करते हैं अपन, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम पे जो आर्थिक विकास
जो होगा हमारे यहाँ भारत में, उसका आयाम क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसी से जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है उसको कम कर सकते हैं और वहां से डीकार्बोनाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल आपकी प्रोसेसेस हैं वहां पर फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज होता है ना, जीवाश्म ईंधनों का, तो उसका प्रतिस्थापन भी ये कर सकता है। ठीक है, अब जैसे उर्वरक है आपका, मेथनॉल है ना, लोहा है, इस्पात है, परिवहन है, ऐसे जो सेक्टर्स हैं आपके जहां पे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, तो वहां पर डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपका टूल हो जाएगा। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो भारत में हाइड्रोजन की मांगे हैं वो 2050 तक जो है लगभग 4 गुना बढ़ सकती है और वैश्विक मांग का वो टोटल 10% होगा। बहुत बड़ा भाग है ये आपका। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे एसडीजी के गोल्स है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं, वहां पर भी ये अपना पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि 2030 तक अगर भारत की बात की जाए तो यहां पर जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो आपका मार्केट बनेगा, है ना, मार्केट बनेगा, उसकी क्यूमुलेटिव जो वैल्यू बताई जा रही है वो लगभग 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक ये आपका पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है ना, ये सब अब यहाँ पर इसको रटना नहीं है, समझना है केवल। अब इसके सुझाव क्या है इस रिपोर्ट के, तो सीधी बात है, सबसे पहली ये चीज ये है कि ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है इसको हम प्रोड्यूस कर ले वो ठीक है, लेकिन इसको कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो मौजूदा ग्रे हाइड्रोजन है उसको उत्पादित किया जा रहा है किससे, नेचुरल गैस के द्वारा किया जा रहा है। तो उसके साथ अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है यहाँ पर, तो पॉलिसी लेवल पे जाके वहां पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले टाइम पे ये आपका ज्यादा लाभप्रद हो, है ना। तो उन विधियों का वर्णन किया गया है कि कैसे इसको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, कैसे इसको प्रतिस्पर्धी बना के कैसे इसको जो है वायबल व्यवहार्य बनाया जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि उद्योगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि मध्यम अवधि के लिए जो है मीडियम टर्म प्राइस जो है वहां पर टारगेट्स को वहां पर बनाना चाहिए, है ना, जो सेट करना है। जैसे प्राइस की बात करें तो मीडियम टर्म पे, है ना, प्राइस टारगेट्स को सेट करना चाहिए और उस हिसाब से गाइडलाइन दिया जाना चाहिए इंडस्ट्रीज को, ठीक है, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। इसके बाद जो भी आपके औद्योगिक समूह है उनको आइडेंटिफाई करे सरकार, और वहां पर देखे कि कौन कौन से जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वहां पर अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको इंसेंटिव दे, जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग, कि अगर व्यवहार्यता नहीं है उनके पास, उसमें अंतर आ रही है निधि, मान लीजिए कि कोई चीज लगने के लिए उसमें 10 रुपए लगने चाहिए लेकिन उसमें लग गया कितना, 50 रुपए, आपके पास 10 रुपए ही है, कोई भी आपका इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं आप या कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो 40 रुपए का गैप हो गया, तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग है, तो यहाँ पर इंसेंटिव, यहाँ पर हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट, है ना। इसके बाद जो भी आपके अब बाजार विकास के जो आपके विकल्प हैं, है ना, तो उसको किस तरीके से उसका दोहन किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है इंकरेज कर सकती है इन सब तरीके से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो आपके हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइजर है उनसे रिलेटेड जो उनके जो एलिमेंट है, जो उनके कंपोनेंट है, उनमें R&D किया जाना चाहिए, वहां पर देखा जाना चाहिए कि और कितने मौके हैं, किस तरीके से इस R&D को यूज करके जो है यहाँ से रिसर्च और डेवलपमेंट करके हम इसकी वैल्यू को और कम कर सकें, है ना, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बढ़ा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी आपकी 2028 तक इलेक्ट्रोलाइजर की जो आपकी विनिर्माण क्षमता है उसको जो है 25 गीगावाट तक जो है सक्षम बनाने के लिए जो है इससे जुड़ी जो भी आपकी प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनको पर्याप्त फंडिंग की, वित्तीय तंत्र की आवश्यकता है। वित्तीय तंत्र या वित्तीय के आयाम पे भी उनको हेल्प की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है। तो इस तरीके से भी जो है उनको हेल्प किया जाना चाहिए फंडिंग के लेवल पे, इलेक्ट्रोलाइजर के लेवल पे, R&D के लेवल पे, है ना, जो अनुसंधान और विकास है, नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद आप देखेंगे कि ये बोला जा रहा है कि 2030 तक देश में जो 95 गीगावाट इलेक्ट्रोलिसिस जो क्षमता है उसके विकास में हमारे देश को फायदा मिल सकता है, मदद मिल सकता है। उसके अलावा जो कई सारे आपके प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन उद्योग हैं, है ना, वैश्विक स्तर पर, वहां पर हम compete कर सकते हैं, जैसे हरित अमोनिया हो गया, हरित स्टील हो गया, इसके निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास डॉलर में इनकम होगी, तो वहां पर ट्रेड सरप्लस देखा जाएगा। तो जब हमारी आय ज्यादा होगी सरकार के पास, तो वो व्यय कर सकेगा कहां पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। तो उससे हेल्थ से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी योजनाएं हैं, वुमेन्स के एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो आपकी योजनाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जो आपकी योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो परियोजनाएं, वहां पर सरकार
क्या करेगी, व्यय करेगी और उसी से जो हमारे यहाँ जनांकिकी लाभांश है उसको भी मूर्त रूप प्रदान कर सकेगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप बोलते हैं। अब फ्यूल ऑफ द फ्यूचर जो ग्रीन हाइड्रोजन को बोला जा रहा है उस पर कमेंट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद वीपीएन की बात करेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है ये आपका। तो यहाँ पर इंडिया ने डिले कर दिया है ये आपका इन्फोर्समेंट जो है आपका न्यू वीपीएन रूल्स जो आपके दिए गए थे, है ना, 3 मंथ्स के लिए, तो 3 महीने बाद इसको लागू किया जाएगा। इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा हुआ है यहाँ पर, कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये होता क्या है, देखिए नाम से देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझिए इसको प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इंक्रिप्टेड कनेक्शन है, किस पर, इंटरनेट पे, ठीक है, किसी भी नेटवर्क से जो आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है। और ये डिस्क्राइब करता है किसको, अपॉर्चुनिटीज को, कि जो एस्टैब्लिश करता है प्रोटेक्टेड नेटवर्क, मतलब संरक्षित नेटवर्क कनेक्शन। जब भी आप कोई पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं तो वो जो आपका वीपीएन है ये कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से संरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जब आप पब्लिक डोमेन में जाए तो आपकी प्राइवेसी जो है ब्रीच ना हो और वहां पर जो है आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो एनक्रिप्टेड कनेक्शन है इससे जो आपका ये कहां पर हेल्प करता है, तो ये भैया ये सुनिश्चित करता है कि जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है वो आराम से सुरक्षित आयाम पर जो है ट्रांसमिट हो रहा है। ये प्रिवेंट करता है जो भी आपके अनधिकृत लोग हैं, तो वो अब बहुत सारा ट्रैफिक होता है, डेटा ट्रैफिक आपको पता ही है, तो कई सारे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी वहां पर बैठे रहते हैं, है ना। तो ये जो है आपके अनऑथराइज्ड जो पीपल हैं उनको वहां पर एक्सेस करने से रोकता है, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो आसानी से अपना, जो यूजर होते हैं वो अपना काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वाइडली यूज किया जाता है, सीधी बात है किया ही जाता होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है थर्ड पार्टी के लिए कि वो ट्रैक कैसे करे इन एक्टिविटीज को जो ऑनलाइन है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है डेटा चोरी करना, ट्रैक करना ऑनलाइन एक्टिविटीज को, किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। अब गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स क्या थे इसके लिए, तो भैया सबसे पहले इंडिया की जो हमारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है ना, सर्ट के बारे में भी सुना होगा आपने, है ना, जो आपकी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ठीक है। तो ये कब से लाया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, किस लिए हुआ था, ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी उसने एक रूल पास किया था कि भैया जो भी वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो वीपीएन की, उनके लिए ये क्या है, मैंडेटरी है अब कि जो रिकॉर्ड है ना उसको आप रखें, है ना, कब तक, 180 दिनों के लिए जो है जो भी ग्राहक है उनका लॉग रिकॉर्ड और उनका विवरण रखना जो है वहां पर बाध्यकारी बना दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये इन्होंने ये भी बोला कि ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वीपीएन जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो 5 साल तक जो उनके पुराने कस्टमर्स भी रहे हैं उनको उन डेटा को भी उनको रखना है, एकत्रित रखना और संग्रहित रखना, ऐसा आदेश उनको दिया गया। इसके बाद बोला गया कि कोई भी अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो 6 घंटे के अंदर वहां पर जो सर्ट हमारी टीम है, कंप्यूटर आपातकालीन जो प्रतिक्रिया टीम, उसको जो है सूचित किया जाना अनिवार्य बनाया था इन्होंने। इसके बाद जो भी आपके डेटा सेंटर्स हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कस्टोडियन जो वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं, सरकारी संगठन और फर्म है, उन सब पर ये रूल जो है लागू हो रहे थे, जो भी आपके वीपीएन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट प्रॉक्सी जैसी जो आपकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है जो कंट्रीज जहां पर वीपीएन बैन है उसमें आपका बेलारूस है, इराक है, नॉर्थ कोरिया, ओमान है, आपका रशिया और यूएई है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बोला जा रहा था कॉर्पोरेट जो एंटिटीज हैं उनको इसके अंतर्गत स्कैनर के मतलब उनको जांच के दायरे में नहीं रखा जाएगा, है ना, वो ये नॉर्मल सा पॉइंट है। अब वर्चुअल सर्वर होता क्या है, नाम से देख रहे हैं कि जो वास्तविक आपका भौतिक सर्वर होता है उस पर इसको बिल्ड किया जाता है, एक तरीके से वर्चुअल जो परिकल्पित सर्वर होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि वहां से जो भी आपका सिक्योरिटी का डोमेन है उसको एम्पावर्ड किया जाता है, तो हमारी जो जानकारी होती है उस पर कोई अनधिकृत पहुंच स्थापित नहीं कर पाता है, नॉर्मल सी चीज। अब ये फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, तो जैसे फिजिकल सर्वर है ना, बिल्कुल ये फिजिकल सर्वर की तरह ही काम करेगा, ठीक है, ये रन करेगा सॉफ्टवेयर को, यूज करेगा रिसोर्सेस को, जो भी आपके फिजिकल सर्वर बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शन करेगा। इसके बाद जो ये जो आपके मल्टीपल वर्चुअल सर्वर हैं उनको यूज किया जा सकता है सिंगल फिजिकल सर्वर पर भी, ठीक है। अब यहां पर ये भी देख लीजिए कि कई एक जो भौतिक सर्वर है उसको कई सारे जो है वर्चुअल सर्वर में जो है
कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसा करने से होता क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको फायदा हो जाता है, वहां पर आप देखेंगे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो विभाजित सर्वर जो है वो तो एक ही है, उसमें कई सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन है उसको रन करके जो उसकी क्या है, जो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशन वगैरह है उसमें क्या करेगा, उसकी जो शक्ति है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस कर देगा, और वहां पर जो संसाधन है उसका अधिक कुशलता से हम प्रयोग कर पाएंगे। तो एक ही भौतिक सर्वर में कई सारे आभासी सर्वर हो जाएंगे, है ना। तो कोई भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अलाउ कर दे ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन जो उसका यूज करेगा, जो उसके प्रोसेसिंग पावर का, रिसोर्सेज का, वो ज्यादा एफिशिएंट मैनर में कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहां पर एक ही जो मतलब जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वहां पर रन किया जा सकेगा, एप्लीकेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, किस पर? केवल एक जो आपका सर्वर होगा उस पर। ठीक है। अब ये जो आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या और एप्लीकेशन यहां पर जो आपके सिंगल फिजिकल मशीन में जो आपके क्या होते हैं, रन होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है स्पेस भी कम लेते हैं, हार्डवेयर भी जो है आपका कम यूज होता है, और यहां पर जो कॉस्ट उसकी जो है वो कम हो जाती, तो ये यहां से भी एफिशिएंट हो गया। अब इसके बाद ये जो इसकी रख रखाव की जो लागत है वो भी भौतिक सर्वर की तुलना में काफी कम होती है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर सुरक्षा का आयाम देखेंगे तो ये जो है उच्च सुरक्षा जो है वहां पर प्रदान करता है। ठीक है, ठीक, भौतिक सर्वर से यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि डीबगिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, टेस्टिंग वगैरह में भी आपका यूजफुल है। ठीक, अब ये जो इंपैक्ट है इन रूल्स के वो क्या है, तो सीधी बात है कि इंडिया जो है टॉप 20 कंट्रीज में आती हैं जिन्होंने वीपीएन जैसी सर्विसेज को अडॉप्ट किया है। यहां पर जो अडॉप्ट करने वाले हमारे यहाँ यूजर्स हैं वीपीएन को, वो 270 मिलियन यूजर्स हैं। ठीक है। अब सरकार ने बोला है कि उसको ये डिटेल्स क्यों चाहिए, ताकि हम जो हमारा साइबर क्राइम है उससे हम निपट सके। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ इंडस्ट्री ने बोला कि भैया ऐसे तो प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, ये तो गलत है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो उन्होंने बोला कि कई सारे जो इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर एम्प्लॉयड है वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो कई सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसी ये वहां पर बात बता रहे हैं। इसके बाद जो नॉट वीपीएन, उसने बोला कि भैया हम तो अपना जो सर्वर है वो भारत से बाहर ले जा रहे हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं। इसके साथ ही जो आपके एक्सप्रेस वीपीएन है ना, सर्फ शार्क है आपके, ये भी बोल रहे हैं कि हम फिजिकल सर्वर का जो हमारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बंद कर देंगे भारत में, ठीक है ना, बाहर रन करेंगे। ये यहाँ पर जो है प्रभाव बताए जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें बताया जा रहा है कि वीपीएन के नए रूल्स क्या हैं और ये कहां तक जो है भारत में साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है ना, इसको लिख के बताइएगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो कोर सेक्टर है हमारा, है ना, उसमें जो है अभी इंक्रीमेंट देखा गया है 2.6% मई 2022 में। तो जब भी मई 2022 की बात करते हैं तो हम पिछले साल मई 2021 से वहां पर कंपेयर करते हैं। अब कोर सेक्टर्स में आते कौन कौन है, कौन कौन से सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोल है आपका, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इनको देखा जाए इनका वेट जो है टोटल में तो 40.27% है। नॉर्मल सी चीज है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये याद रखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ पर। अब ये इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता होगा, तो भैया जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान ये दे रहे हैं। अब इसमें एक बास्केट बना लेते हैं, बास्केट में जो है वेटेज रख देते हैं कि इस क्षेत्र का इतना है, कि भैया जो आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है उनका वेट इतना है, नेचुरल गैस का इतना, सीमेंट का इतना, इलेक्ट्रिसिटी का इतना, कोल का इतना, क्रूड ऑयल का इतना है। तो वहां पर क्या इंक्रीमेंट होती है, क्या हो रही है वृद्धि, क्या कमी हो रही है वहां पर, है ना, ये सब देखने के लिए यहाँ पर इस इंडेक्स को बनाया गया है। ठीक है ना। इसमें एक बास्केट बना लेते हैं और उसमें अगर रेंज देखेंगे आप, है ना, सेक्टर्स वाइज, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से माइनिंग सेक्टर तक को कवर किया गया है और एनर्जी सेक्टर को भी, और यहां पर इनको डिफरेंट वेट दिया गया है, एलोकेट किया गया है। ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो बास्केट है, ठीक है, वो आपका इनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल ठीक बात है ना। उसी हिसाब से जो है यहाँ पर उनको वेट भी दिया गया है। ठीक है। अब इसको जो है आपका कंपेयर करके डेटा वगैरह निकालते हैं तो पॉलिसी मेकर्स को वहां पर फायदा होता है कि किस तरीके से हमारी सरकार यहाँ पर योजनाओं को लाए। ठीक है। तो जो किस तरीके से यहाँ पर वृद्धि हो रही है या गिरावट हो रही है ना, तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लीजिए आप मार्च 2022 का डेटा जो है कंपेयर कर रहे हैं तो मार्च 2021 से करना पड़ता है। क्यों? एक तरीके से बेस ईयर हो जाता है वो, है ना, बेस है एक जो सैंपलिंग के लिए, जो ऑथेंटिसिटी के लिए इस तरीके का कंपेरिजन जरूरी होता है। इसके बाद इसको कंपाइल्ड और पब्लिश कौन करता है, तो सीएसओ करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, स्टैटिस्टिक्स और आपका जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है ना, प्रति
प्रति माह निकाला जाता है। अब इसका वर्गीकरण बता रहे हैं तो सेक्टोरल क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इनको 3 क्षेत्रों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला माइनिंग है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें प्राइमरी गुड्स जो है उसमें नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा जो हमको डायरेक्टली प्रकृति द्वारा प्रदत्त है ना, और फिर उसको यूज किया जाता है आगे प्रसंस्करण के लिए और उपभोग के लिए, तो प्राइमरी गुड्स हो गई। फिर जिसको आप कैपिटल गुड्स बोलते हैं, तो कैपिटल गुड्स में ये बता रहे प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब पौधा नहीं है भैया, ये प्लांट का मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह हो गई, मशीनरी हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, है ना, तो ये सब क्या है आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। जैसे ट्रैक्टर से खेती हो रही है तो कैपिटल गुड्स हो जाएगा ना, ये मशीनरी वगैरह, वही है यहाँ पर, ठीक। और एक फाइनल गुड होती है या फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, है ना, जो आप कंज्यूम कर लेते हैं ना। तो 3 तरीके से यहाँ पर इसका भी जो है बाइफर्केशन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो सीधी बात है सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर यहाँ से हमको मिल जाता है ना, नेशनल लेवल पे, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो वर्तमान संदर्भ में संचालित हो रही है, मंथली बेसिस पे हमको डेटा मिल जाता है। उसके बाद इसको यूज कौन करते हैं, तो भैया जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उनको किस तरीके से जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको तार्किक आयाम पर किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए कि हमारे देश का जो है सतत विकास और यथोचित विकास जो है वहां पर सुनिश्चित हो सके, तो उसके लिए ये क्रूशियल इनपुट का काम करता है एक तरीके से, है ना। अब यहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बता रहा, आरबीआई बता रहे, तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी पता चलता है क्वार्टरली बेसिस पे कि कितना हमारी इंडियन जो आपकी जीडीपी है उसमें जीडीपी के अंतर्गत कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है इस इंडेक्स का यूज करते हैं जो एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री होते हैं, भाई कई सारे पर्पस से, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो है फिजिकल वॉल्यूम जो होता है प्रोडक्शन का उसको मेजर करता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा यूजफुल है एडवांस जीडीपी एस्टिमेशन के भी प्रोजेक्शन के लिए, कि भैया आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ जीडीपी में ग्रोथ कितना हो सकता है, तो इसके एस्टिमेशन में, प्रोजेक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पहली बात तो ये आईआईपी होता क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करना है ना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में केवल 10 मार्क्स का 120 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड, और पहला जो एमसीक्यू है ये वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड है। इसमें बताना है कौन से जो स्टेटमेंट है ट्रू है। तो पहला ये कि इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम ने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये रिपोर्ट जो है इसमें क्या बताया गया, तो जो मौजूदा आपके रुझान है, चुनौती है, अवसर है, उनके आधार पर शहरों के भविष्य के बारे में अधिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया गया है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद अर्बन पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो 675 मिलियन हो जाएगी 2035 में, जो 2020 में 483 मिलियन थी, ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। इसके बाद अर्बनाइजेशन जो है 68% तक पहुंच जाएगा 2050 में, जो 2021 में अभी केवल 56% है। तो चारों चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टेक होम राशन कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है, बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको रिलीज किया नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये आपका पार्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, किसके अंतर्गत है, जो आपका आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और पूछा जा रहा था कि सही कौन सा है, तो दोनों बिल्कुल सही है। बोथ आर जो है आपके यहां पर क्या आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएंगे, जबकि डी में आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सुधार लीजिएगा, दोनों के दोनों जो है आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।